साजगार मौसम के इंतज़ार में तकरीबन 4 माह तक बम्बई में क़याम करना पड़ा। बिलाखिर आहे सहरगाही के असर से बादे मुराद चली और वक्त आ गया कि हम बिला खौफ व ख़तर बहरी सफ़र करें। 15 शाबान 1255 हिजरी को हमारा बारबानी जहाज़ बम्बई से रवाना हुआ और 5 रमज़ान मुबारक को अदन की बंदरगाह पर पहुंचा। अदन में चंद पुख्ता मकानात के सिवा बाकी सब मकानात खसपोश हैं। हमने सैयद ज़ैन के यहाँ क़याम किया जो इसी बस्ती के सरबराह मशाइख में से हैं। पहले से कोई वाक़फ़ियत न होने के बावजूद कमाल दर्जे की शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आए। अदन पर आजकल अंग्रेज़ों की हुकूमत है। 7 माह गुजरे, उन्होंने साबिक़ हुक्मरान से इस शहर को छीन लिया। इसका सबब यह हुआ कि इंग्लिस्तान की हुकूमत को अपने दुखानी जहाज़ों के लिए जो सुइज़ के रास्ते लंदन आते जाते हैं, एक ऐसा मकाम मतलूब था जहाँ से सामान आब व आतिश आसानी से फराहम हो सके। चुनांचे उन्होंने फरमान रवाए अदन को पेशकश की कि अदन की आमदनी से ज़्यादा हमसे ले लो और यहाँ की हुकूमत हमारे हवाले कर दो। अमीर अदन एक नातजुर्बेकार सीधा साधा आदमी था। उसने नताइज पर गौर किए बगैर मुआहिदा कर लिया। जब अंग्रेज़ों ने अदन का कब्ज़ा मांगा तो उसकी आंखें खुली। कब्ज़ा देने से गुरेज किया, उस पर अंग्रेज़ों ने उससे लड़ाई छेड़ दी और अदन पर बज़ोर कब्ज़ा कर लिया। जिस रकम का अमीर से वादा किया था वो भी उसे न दी। मेरे आने से एक दिन पहले एक झड़प हो भी चुकी है। अदन का शहर समुंदर के साहिल से 3 कोस दूर है। ये मुसाफत शहर जाने वाले बहरी मुसाफिरों के लिए नहायत तकलीफ का बास है, क्योंकि आने जाने के लिए ख़ास इंतज़ाम करना पड़ता है। 2 रात अदन में क़याम करके 7 रमज़ान को वापस जहाज़ पर आए। 8 रमज़ान को जहाज़ के बाद बांध खोले गए और 9 रमज़ान को चाश्त के वक्त बाबल मंज़ब से बखैरियत गुजरे। ये बड़ी ख़तरनाक गुज़रगाह है। दोपहर के करीब जहाज़ ने बंदरगाह मखा में लंगर डाला। हम अगले 10 रमज़ान को शहर मखा गए। यहाँ की इमारतें पुख्ता और सफ़ेद हैं, लेकिन गली कूचे बेहद तंग हैं। यहाँ सब्जियों और फलों की इफ़रात है। यमन के रहने वाले एक आलिम मौलाना मोहम्मद जमाल से मुलाकात हो गई। ये मखा की जामा मस्जिद में बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं। क़ज़ा व क़दर ने अहले यमन के क़ामत ज़िबा को तक़वा व इल्म के लिबास से आरास्ता किया है। सना जो यमन का मरकज़ी शहर और दारुल हुकूमत है, मुहद्दिसे खैर सरजमीन है। कादी शौकाई जो सना के काज़िल क़ुज़ात थे, बताओ कि सलफ़ के बाद फ़न हदीस में तबहुर के एतबार से उन जैसा कौन है। काज़ी साहब फ़ुरू में किसी इमाम की तक़लीद नहीं करते थे, अपने इज्तिहाद पर अमल करते थे। 13 रमज़ान को शाम के वक्त जहाज़ हुदैदा के करीब लंगर अंदाज हुआ। रात को साहिल के नज़दीक न जा सके। 14 रमज़ान को जहाज़ हुदैदा की बंदरगाह में ठहरा। 15 रमज़ान को हम हुदैदा शहर में गए। एक मकान किराया पर लिया जो जामा मस्जिद के करीब था। आजकल मखा, हुदैदा और यमन का कुछ और इलाका मोहम्मद अली बादशाह मिस्र के कब्ज़े में है। इब्राहिम पाशा को यहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया है। इस जगह के सरबराह उलमा में शेख उमर सिंधी हनफी हैं। सिंध से आकर कस्बे इल्म किया है। उनके पास बेहद उम्दा किताबें कसीर तादाद में हैं। हुदैदा से 10 कोस के फासले पर मुरादा नामी एक गांव है जो जनाब सैयद मोहम्मद अब्दुल बारी की जाए सुकूनत है। उनके फ़ज़ाइल मुद्दत से सुन रखे थे, इसलिए उनकी ज़ियारत की बेहद तमन्ना थी। 19 रमज़ान की शब को आज़िम मुरादा हो गया और सुबह के वक्त वहाँ पहुँच गया। सैयद साहब मौसूफ़ ने जिस खुलूस व मोहब्बत से इस फ़कीर का खैर मक़दम किया वो हद बयान में नहीं आ सकता। मुख्तसर ये कि मेहमान नवाजी उनसे सीखनी चाहिए। 27 रमज़ान मुबारक 1255 हिजरी को जहाज़ हुदैदा से रवाना हुआ। 3 दिन बाद 30वीं रमज़ान की शब में एक घड़ी रात गुजरी होगी कि यकायक जहाज़ समुद्र में छुपी हुई एक चट्टान से टकरा गया।
ٹکر کا لگنا تھا کہ اس میں شگاف ہو گیا۔ اس وقت موت ہمیں اپنے سامنے کھڑی نظر آنے لگی۔ رات بیم و رجا کے عالم میں گزری۔ جب سورج کی روشنی خوب پھیل گئی تو دور سمندر کے درمیان ایک دھبا دکھائی دیا جو کوئی جزیرہ معلوم ہوتا تھا۔ فوراً جہاز سے ایک چھوٹی کشتی اتار کر سمندر میں ڈال دی گئی۔ ہم اس پر بیٹھ گئے اور اس کا رخ جزیرے کی طرف موڑ دیا۔ ہماری کشتی کا حال ایک پتے جیسا تھا۔ آندھی اڑائے پھرے موجوں کے تھپیڑے کبھی اسے ادھر پھینک دیتے، کبھی ادھر دھکیل دیتے، کبھی کشتی پانی پر چلتی اور کبھی پانی کشتی پر سے گزرتا تھا۔ اہل کشتی سر تاپا پانی سے بھیگ گئے، لیکن اس کیفیت سے کیا خوف ہوتا؟ میں تو ڈوب رہا ہوں، مجھے تری کا کیا ڈر۔ بعد از خرابی بسیار کسی نہ کسی طرح اس جزیرے تک پہنچ گئے۔ یہ جزیرہ اس قدر چھوٹا تھا کہ چشم حاسد بھی اس سے کہیں زیادہ فراخ ہوتی ہے اور دل لئیم اس سے زیادہ کشادہ ہوتا ہے۔ اس پر مستضاد یہ کہ وہاں کسی درخت کا وجود نہ تھا کہ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں یا اس کا کوئی پھل کھا سکیں۔ پانی اور کھانے کی کسی چیز کا بھی نام و نشان تک نہ تھا۔ جزیرے کا نہ کوئی ساحل تھا اور نہ وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کسی نہ کسی ڈھب سے اس جزیرے میں اتر جائیں اور اجل مقدر تک وہیں قیام کریں۔